हाँ जी, बेसिक टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। क्या होता है, किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास से न्यूक्लियस का मास हमेशा कम होता है। ठीक है, अगर अकेला प्रोटॉन है, इसका मास फर्ज करें 1 और एक न्यूट्रॉन है 1.008665। इन दोनों को जमा कर लिया, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फर्ज करें इसका आंसर 2.001565 आ गया, ऐसे फर्ज किया। तो ये इन दोनों का टोटल मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब अगर दोनों मिलकर एक न्यूक्लियस बना लें जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, ये किसका न्यूक्लियस होता है? न्यूट्रॉन का। अगर दोनों ने मिलकर एक न्यूक्लियस बना लिया तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा वो इनके टोटल मास से कुछ कम होगा। फर्ज करें इसकी वैल्यू आ गई 2.001365 यूनिट। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मास हमेशा कम होता है उन पार्टिकल के टोटल मास से जो मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। ये जो मास में डिफरेंस है इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। मतलब प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, इनके टोटल मास से अगर न्यूक्लियस का मास माइनस कर लिया जाए तो जो डिफरेंस आता है उसे क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। लिखेंगे कैसे? डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो मास का डिफरेंस है किस किस के दरमियान? न्यूक्लियस और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के दरमियान जो मास का डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? फर्स्ट करें 0.00 आ गया। तो ये मास डिफेक्ट है, इतना मास का फ़र्क है। ये मास का फ़र्क क्यों आता है? क्योंकि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले आइसोलेटेड थे, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे आवारागर्दी कर रहे थे। इन्होंने घर बनाया, न्यूक्लियस बनाया, और घर बनाने पे जो ख़र्चा होता है वो एनर्जी की शक्ल में होता है। ठीक है, किसकी शक्ल में हुआ? एनर्जी कहाँ से? इन्हीं का यही मास कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो एनर्जी सर्फ हो गई न्यूक्लियस को बनाने में, बाइंड करने में। वो एनर्जी जो इस मास डिफेक्ट के इक्वल होती है, जो न्यूक्लियस को बनाने में सर्फ होती है, उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये मास डिफेक्ट है एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। इस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट जो एनर्जी होती है, मसलन इसी की आप एनर्जी बना लें तो E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। तो इसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी इस मास डिफेक्ट के इक्वल जितनी भी एनर्जी होगी वो एनर्जी दरकार है न्यूक्लियस को बनाने के लिए, और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए भी इतनी ही एनर्जी दरकार होती है। तो जोड़ तोड़ की एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसमें मास कम कैसे होगा? किसमें? तोड़ने के लिए। तो एनर्जी की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं ना। इतनी एनर्जी न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए चाहिए, उतनी ही एनर्जी तोड़ने के लिए भी दरकार होती है। तो बाइंडिंग सिर्फ जोड़ने की एनर्जी नहीं होती, तोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी दरकार होती है। इसके एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। इसके फार्मूले में क्या है? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन टोटल न्यूट्रॉन में से न्यूक्लियस का मास माइनस करना है। अगर तो सिंगल न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, लेकिन अगर बड़ा न्यूक्लियस है तो किसी बड़े न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो कुल कितने प्रोटॉन है? Z। एक प्रोटॉन का मास फर्ज करें MP है, तो ZMP क्या बनेगा? टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन। तमाम प्रोटॉन जितने भी मौजूद हैं न्यूक्लियस में, उनका टोटल मास ZMP है।
एक न्यूट्रॉन का मास होता है mn, और किसी न्यूक्लियस में कितनी तादाद में न्यूट्रॉन होते हैं a-z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की तादाद ये है, एक न्यूट्रॉन का मास ये है, तो तादाद को एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर लें, ये टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन बन गया। इसमें से माइनस कर लें मास ऑफ न्यूक्लियस, तो ये मास डिफेक्ट का फार्मूला बन गया। किसी भी न्यूक्लियस में जितनी तादाद में प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास mp है, तो ये मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन, मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन, इन्हें जमा कर दिया आपस में और माइनस क्या कर दिया मास ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल मास में से न्यूक्लियस का मास माइनस करना होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसी मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। A minus Z mn minus mass of nucleus C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई। एनर्जी मालूम करने का सिंपल रूल ये होता है कि जो मास का डिफरेंस मालूम करेंगे अमूमन वो एटॉमिक मास यूनिट में आता है। अगर मास डिफेक्ट आ जाए, फर्ज करें 0.002 एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मास डिफेक्ट आएगा सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दें 931 के साथ, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। बजाय सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर, इसको पहले किलोग्राम बनाएं, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आंसर जॉल में आएगा, फिर उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट मालूम करें, औखा काम है। आप डायरेक्ट मास या एटॉमिक मास यूनिट में पुट करें और उसको 931 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बाइंडिंग एनर्जी आएगी। क्वेश्चन आता है फाइंड मास ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन हुज मास इज दिस। फर्स्ट कहें 3.43 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है। कहा गया इसकी बाइंडिंग एनर्जी बताएं, तो रियल मास एक्चुअल मास बता देंगे, बाइंडिंग एनर्जी आपको मालूम करनी है। बाइंडिंग एनर्जी कैसे करेंगे, न्यूट्रॉन की कंपोजिशन में क्या था, पहले आप कंपोजिशन देखें कि उसमें एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। प्रोटॉन के मास का आपको पता है, न्यूट्रॉन के मास का पता है, उसमें पुट माइनस कर लें किसका मास, न्यूक्लियस का मास। जो डिफरेंस आएगा वो मास इफेक्ट होगा, और इसी को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो बाइंडिंग एनर्जी। अब चूँकि ये मास किलोग्राम में गिवन है, तो अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को किलोग्राम में यूज़ कर लें, जो उसके मासेस किलोग्राम में हैं, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जाउल में बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, फिर उसके चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दें। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है वो स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल, एक तरफ लेते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक तरफ लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो शुरू में बाइंडिंग एनर्जी कम है, फिर बढ़ती जाती है, एक स्टेज पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर स्टेबल रहती है, फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो जिनके एटॉमिक नंबर कम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, एक स्टेज पे ये मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो जो मिडिल साइज ऑब्जेक्ट हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है वो स्टेबल होते हैं। लिहाजा मैक्सिमम ये जाती है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो जो मिडल साइज न्यूक्लियॉन हैं जिनके एटॉमिक नंबर मिडल में आते हैं वो स्टेबल न्यूक्लियस हैं। सबसे मोस्ट जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो आयरन का है। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन किसकी होती है, आयरन की।
इधर मास नंबर होता है मेरे ख्याल में। दूसरा ग्राफ है बिटवीन मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन और एटॉमिक नंबर का। जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, मास नंबर, इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो y के लॉन्ग पैकिंग फ्रैक्शन लेते हैं, x के लॉन्ग एटॉमिक नंबर, तो दूसरा ग्राफ भी ऐसे ही आता है। ये वैल्यू भी बढ़ती जा रही होती है, यहाँ पे मैक्सिमम फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो दोनों ग्राफ का मीनिंग ये है, ये भी नेगेटिव में है, ज़ीरो की तरफ आ रही है, इंक्रीजिंग करती है, यहाँ पे मैक्सिमम फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो एक ग्राफ है बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, दूसरा ग्राफ है बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शन एंड एटॉमिक नंबर। ये ऐसे आता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में है माइनस समथिंग, तो ये ज़ीरो की तरफ आ रही होती है, ये भी बढ़ रही होती है, इंक्रीजिंग होती है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये स्टेबिलिटी को शो करते हैं दोनों ग्राफ कि कौन से एलिमेंट स्टेबल हैं, कौन से अनस्टेबल हैं। जिन न्यूक्लियन का एटॉमिक नंबर Z 82 से बढ़ जाता है, जिन न्यूक्लियन का एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल। ख़ुद को स्टेबल करने के लिए वो अपना एटॉमिक नंबर कम करते हैं। जैसे यूरेनियम है 92 to 38, ये नेचुरल यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238। ये क्या है? अनस्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी कहाँ तक होती है? 82 एटॉमिक नंबर तक, इसका 92 है। ख़ुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? ये कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, और रेडिएशन की इमिशन से ये ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 होता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और वो रेडिएशन इमिट करते हैं ख़ुद को स्टेबल करने के लिए। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मकसद क्या होता है? एटॉमिक नंबर रिड्यूस करना। तो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन के इमिशन से इनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर कम होता है, और ये स्टेबल एलिमेंट की रेंज में चले जाते हैं। कब तक रेडिएशन इमिट होती रहती हैं? जब तक इनका एटॉमिक नंबर कम होते होते 82 तक ना आ जाए, तब तक ये रेडिएशन इमिट करती रहती हैं। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव सीरीज़ कहते हैं। ये सीरीज़ कब तक चलती है? जब तक कि स्टेबिलिटी ना आए। 3 किस्म की रेडिएशंस हैं। अगर यूरेनियम को कॉपर ब्लॉक में रख दिया जाए और इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में सप्लाई कर दें, एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 किस्म की रेडिएशन देखी गई। एक वो जो पॉजिटिव की तरफ जाती है, एक नेगेटिव की तरफ, और एक स्ट्रेट चली गई। गैमा पे कोई चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट जाती है। और अल्फ़ा पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, वो कहाँ गई है? नेगेटिव की तरफ। बीटा पे नेगेटिव होता है, वो कहाँ चली जाती है? पॉजिटिव की तरफ। तो डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा है? बीटा में। ये बीटा है, ये अल्फ़ा है। गोया इसका मास हल्का है, इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। इसका मास ज़्यादा होता है, इसमें कम डिफ्लेक्शन होती है। तो 3 किस्म की रेडिएशन है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इनकी वजह से न्यूक्लियर चेन क्या आती है? एक अल्फ़ा पार्टिकल इज सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को भगा दिया जाए, ये जस्ट हीलियम का न्यूक्लियस बन गया जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। इट इज़ सिमिलर टू अल्फ़ा पार्टिकल। तो 2 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 मास नंबर है। अगर किसी पेरेंट्स एलिमेंट से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाए, तो जो डॉटर एलिमेंट बचेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, मास नंबर 4 कम हो जाएगा। इसे पेरेंट्स एलिमेंट कहते हैं, इसे डॉटर एलिमेंट। जो रेडिएशन इमिट करेगा पेरेंट्स एलिमेंट, और जो बाकी बचेगा वो डॉटर। अगर डॉटर एलिमेंट दोबारा रेडियो एक्टिव है तो इससे फिर रेडिएशन इमिट होंगी, ये फिर पेरेंट्स बन जाएगा, नेक्स्ट डॉटर। ये सिलसिला कब तक चलेगा? जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती। बीटा इमिशन
फ़र्ज़ करें पेरेंट्स एलिमेंट है, इससे एक बीटा पार्टिकल निकल जाए। बीटा पार्टिकल क्या होता है? सिमिलर टू फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसका एटॉमिक नंबर -1 है, मास नंबर हम नहीं लेते। सो डॉटर एलिमेंट का मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर -1 कम हो जाएगा। -1 कम होने का मतलब है इसका एटॉमिक नंबर +1 हो गया। तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है बीटा पार्टिकल के निकलने से। जनरली जब बीटा की बात करते हैं तो बीटा नेगेटिव की बात ही करते हैं, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। वैसे बीटा प्लस भी होता है जो कि सिमिलर होता है फास्ट मूविंग पॉजिट्रॉन के। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी पेरेंट्स एलिमेंट से एक बीटा प्लस निकलेगा तो इसका एटॉमिक नंबर 1 माइनस हो जाएगा, मास नंबर में चेंज नहीं आएगी। तो न्यूक्लियर चेंज ऐसे आती है, अल्फ़ा के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, मास नंबर 4, बीटा से 1 प्लस हो गया, बीटा प्लस से एटॉमिक नंबर 1 माइनस हो गया। तो यूँ उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आती है। जब ये कम होते होते 82 तक पहुंच जाएगा तब स्टेबिलिटी आएगी, तब रेडिएशन इमिट होना बंद, रेडियो एक्टिव सीरीज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। ये बताइए एक सीरीज़ है, किस तरतीब से रेडिएशन इमिट हुई है? अल्फ़ा बीटा गैमा, बीटा अल्फ़ा गैमा, गैमा अल्फ़ा बीटा या बीटा गैमा अल्फ़ा। ऑप्शन ये है आपके पास 4। किस तरतीब से रेडिएशन इमिट हुई है? पहले में एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया तो बीटा होगा, फिर एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, मास नंबर 4 कम हो गया तो अल्फ़ा होगा, तीसरे में कोई चेंज नहीं है तो गैमा होगा। तो ये ऑप्शन सही है। सही है। फॉर थोरियम mass number is 232 and atomic number is 90. Disintegrate to lead with mass number 208 and atomic number 82. Number of alpha beta. जिसका मास नंबर 232 था, एटॉमिक नंबर 90 था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? 208 और 82 में। इस चेंज में कितने अल्फ़ा बीटा निकले हैं? हाँ जी, अगर इसमें से इसका मास नंबर चेक करें, 232 और 208 कितना फ़र्क है?
एक अल्फ़ा के निकलने में कितना कम होता है? 4। 4 पे डिवाइड कर लें तो 6 अल्फ़ा हो गए। ठीक, 6 अल्फ़ा के बाद उसका मास नंबर कम होकर तो अल्फ़ा तो 6 हो गया। ठीक है, अब 6 अल्फ़ा के निकलने के बाद उसका एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया? 1 के निकलने से 2 कम होता है, 8 कम हो गया। 8 का मतलब है जब इसे 8 निकलेंगे, 8 नहीं कैसे, 6 अल्फ़ा निकले ना, 6 दूनी 12, तो 12 कम हो गया ये वाला। मगर बीटा के निकलने से 1 बढ़ जाता है, 4 बीटा उसमें और ऐड हो जाएंगे तो डिफरेंस 8 का बनेगा। 90 है एटॉमिक नंबर। 6 अल्फ़ा निकले हैं, 1 अल्फ़ा के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 कम होता है ना, तो 6 से कितना कम होगा? 12। 12 कम कर दें, कितना बच गया? 78 हो गया। अब बीटा देखने हैं, बीटा से एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अगर 4 निकले तो 4 बढ़ जाएगा, जब 4 बढ़ गया तो फिर 82 बनेगा। अब ये 82 आया, तो हिसाब किताब करना पड़ता है इसका अल्फ़ा बीटा का। जहाँ बीटा निकले हैं एटॉमिक नंबर बढ़ा दें, अल्फ़ा से कम कर दें। तो पहले अल्फ़ा का निकाल लिया करें, क्योंकि वो तो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आती, चेंज आती है एटॉमिक नंबर में। कोई हाल नहीं, तो हम प्रैक्टिस करवाते हैं। चलो पहले हाफ लाइफ पढ़ लें, मज़े की है ये। हाफ लाइफ क्या होती है? अद्दी लाइफ। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन फ़र्ज़ करें 100 है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 100 है, उसका बड़ा साइज़ है। जब उससे रेडिएशन इमिट होती है, अल्फ़ा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन भी कम होता रहता है, उसका साइज़ रिड्यूस होता रहता है। जब ये 100 से कम होकर 50 बच गया, उस टाइम को हाफ लाइफ कहेंगे। वो टाइम जबकि पेरियड्स एलिमेंट डीके होते होते ओरिजिनल का आधा बच जाए, वो टाइम क्या कहलाता है? हाफ लाइफ, डिनोटेड बाय टी हाफ। तो फर्ज करें इसको 7 डेज़ लग गए 100 से 50 होने में। ये कोई एलिमेंट है, प्लूटोनियम है, इसको 100 से 50 होने में कितना टाइम लग गया? 7 डेज़, 1 हफ़्ता लग गया। 1 हफ़्ते बाद ये 25 बच जाएंगे, 1 हफ़्ते बाद 7 डेज़ के बाद ये 12.5 रह जाएंगे। गोया हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कांस्टेंट होती है, ओरिजिनल तादाद पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अगर फिक्स है 7 डेज़, तो 7 डेज़ में इसने आधा ही होना है। अब हुआ क्या, जब पेरेंट्स एलिमेंट ज़्यादा थे, नंबर ज़्यादा था, तो उसका डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा तादाद में रेडिएशन इमिट हुई है। 7 दिन में 50 उड़ के 50 बच गए, और जब उसकी तादाद 25 है, तो अब 7 दिन में 12.5 ही उड़े हैं, गोया उसका रेट ऑफ डीके कम हो गया। तो जो रेट ऑफ डीके होता है, ये ओरिजिनल तादाद पे डिपेंड करता है। जितने ओरिजिनल नंबर ज़्यादा, उतना रेट ऑफ डीके भी, डीके माइनस किससे है? रेडिएशन के इमिट होने से कमी को शो कर रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डीके किस पे डिपेंड कर रहा है? ओरिजिनल नंबर पे। यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, लैम्डा कांस्टेंट है, कार डीके कांस्टेंट। और डीके कांस्टेंट क्या होता है? -dn/n डिवाइडेड बाई dt। इसमें लैम्डा की वैल्यू मालूम कर लें, ये है फ्रैक्शनल डीके। पर यूनिट टाइम, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रैक्शनल डीके होती है, फ्रैक्शनल चेंज होती है। सो फ्रैक्शनल डीके पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट डिनोटेड बाय लैम्डा, और इसका यूनिट होता है पर सेकंड, क्योंकि फ्रैक्शनल डीके का कोई यूनिट नहीं होता। 1/t पर सेकंड या हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला यूनिट है इसका।
तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ होती है, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ अप टू सो ऑन। इसकी जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है, इधर हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ T1/2, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। ओरिजिनल फ़र्ज़ करें n था, 0 टाइम है। एक हफ्ते बाद इसका आधा रह गया। कितने टाइम पे? पहली हाफ लाइफ के बाद। जब 7 डेज़ गुजर गए, ये ओरिजिनल का आधा बच गया। अगले 7 डेज़ के बाद इसका आधा रह जाएगा, ये पॉइंट आ गया। अगले 7 डेज़ में इसका आधा रह गया, अगले 7 डेज़ में इसका आधा रह गया। तो ग्राफ ऐसे आता है, किस दरमियान है? नंबर ऑफ़ न्यूक्लियन और हाफ लाइफ के दरमियान। तो ये एलिमेंट ख़त्म नहीं होते, इसको इन्फिनिट टाइम दरकार होता है मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने के लिए। कितने डिके और कितने अनडिके होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखना। फर्स्ट हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ में इधर अनडिके कर लें और इधर डिके कर लें। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद अगर ओरिजिनल n थे तो n/2 बच गए, n/2 उड़ गए। फर्स्ट हाफ लाइफ में आधे आधे हो गए, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ में आधे उड़ गए, आधे बच गए, गोया 50% रह गए और 50% उड़ गए। नेक्स्ट दूसरी हाफ लाइफ में इसके मज़ीद इससे मज़ीद आधे चले गए, इतने बच गए। ये अनडिके है। डिके कितने हो गए? n में से n/4 माइनस कर लें, ये 3/4n है, गोया 25% बाकी बच गए और 75% उड़ गए। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 25% बच जाते हैं, 75%। थर्ड हाफ लाइफ के बाद मज़ीद इसके हाफ हो गए, n/8, इसको फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने अनडिके हैं। और डिके कितने हो जाएंगे? n - n/8, 7/8n, तो 6.25 बाकी बच गए, सॉरी 12 पॉइंट। इसके मज़ीद जब हाफ करेंगे 12.5% बचे हुए हैं, 87.5% डिके हो चुके हैं। n/16 4 हाफ लाइफ के बाद, n/16 बाकी बच गए। और कितने डिके हो चुके हैं? n - n/16, ये 15/16n है, तकरीबन 96.88% डिके हो गए और 3.125% अनडिकेट है। तो जहाँ भी 1/2 का जिक्र होगा, 1/2 का, ये फर्स्ट हाफ लाइफ को शो करता है। जहाँ 1/4 जी कहाँ? अच्छा हाँ, ये 6 पॉइंट, ये भी 93 है। फिर 5वें भी कर लेते हैं।
तो एक अनडीके है, ये डीके है। इसको पहचानना ये है कि जहाँ 1/4 आ जाए या 3n/4 वो सेकंड हाफ लाइफ को शो करता है, डीके या अनडीके। कहीं 1/8 आएगा, कहीं 7/8 आएगा, वो थर्ड हाफ लाइफ के लिए होता है। कहीं 1/16 आएगा, कहीं 15/16, ये चौथी हाफ लाइफ के लिए है। सही है। बट सैम्पल ये वही जो भी किया है। What amount of sample of radioactive substance remain undecayed after 2 half-life? Half-life of radium is 1600. The fraction of radioactive radium remain undecayed after what sample will remain undecayed after 4800 years? ऑप्शन बताइए। 1600 साल हाफ लाइफ है, 4800 साल के बाद ऑप्शन है 1/2, 1/8, 3/4, 1/16। अब ये 1600 है और ये 4800 है। 1600 है, 4800 है। सो कितने हाफ लाइफ दरकार हैं इसके लिए? 16, 3, 48, 3 हाफ लाइफ हो गए। 3 हाफ लाइफ के बाद कितना अनडीके होगा, उसका असूल ये होता है 1/2n। n क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कितने हाफ लाइफ हैं? 3। तो 1/2 पावर 3 1/8 होगा। समझ आई? जी के हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन radioactive element is such that it's 7/8 of
given quantity decayed in 12 days. What fraction will remain undecayed after 24 days? One by 8, 1 by 32, 1 by 64 and 1 by 4. पहले तो ये बताएं 7 बाई 8 का मतलब कितनी हाफ लाइफ होता है? 7 बाई 8 का मतलब है 3 हाफ लाइफ, और 3 हाफ लाइफ का कितना टाइम है? 12। अगर 3 हाफ लाइफ 12 दिन में है, एक हाफ लाइफ कितनी होगी? 4 डेज। तो इसकी हाफ लाइफ 4 डे बन गई। अब क्या रूल है? 1/2 पावर n, 1/2 पावर 4 1/64। इन सिंपल ये तो आसान है। मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव substances (100 seconds). Its half-life is मीन लाइफ का फार्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ के लिए फार्मूला होता है 0.693 ओवर लैम्डा। किसी भी एलिमेंट का आप हाफ लाइफ मालूम करना चाहते हैं, उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, जबकि मीन लाइफ का फार्मूला होता है 1 ओवर लैम्डा। ये हाफ लाइफ और ये मीन लाइफ। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ 0.693 ओवर लैम्डा और 1 ओवर लैम्डा। हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है? मीन लाइफ की। सो कैसे करें? यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा? यहाँ से लैम्डा की वैल्यू होगी 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। तो यहाँ लैम्डा की जगह पुट कर लें 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। तो ये मीन लाइफ आ गई। मीन लाइफ का फार्मूला होता है हाफ लाइफ डिवाइडेड बाई 0.693। अगर हाफ लाइफ गिवन है 100 सेकेंड पुट कर लें, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.693, तो बीटा ऑप्शन आ गया। चलो बाकी टेस्ट में पूछ लूँगा।